हेलो स्टूडेंट्स। बीए फर्स्ट ईयर ऑनर्स के थर्ड पेपर और बीए फर्स्ट ईयर पास कोर्स के सेकंड पेपर के अंतर्गत हमने पिछली कुछ क्लासेस में राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं के बारे में चर्चा की और मुख्य रूप से हमने ये जाना कि जो राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं हैं कालीबंगा, आहड़, बैराट, गणेश्वर और बालाथल, उनकी प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हैं। आज की क्लास में हम मत्स्य जनपद के बारे में चर्चा करेंगे और हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि मत्स्य जनपद ने तत्कालीन जो भारतीय राजनीति है उसको किस तरह से प्रभावित किया। भारत में जब आर्यों का प्रसार हुआ तो आर्यों के प्रसार के अंतर्गत और उसके पश्चात भारत के अन्य भागों की तरह ही राजस्थान में भी बहुत सारे जनपदों का उदय, विकास और पतन हुआ। बौद्ध साहित्य में जिन 16 महाजनपदों का उल्लेख हमें मिलता है उनमें से मत्स्य जनपद राजस्थान में ही स्थित था और राजस्थान के अनेक भाग कुरु, शूरसेन और अवंती महाजनपदों के अंतर्गत थे। इसके अलावा चित्तौड़ के आसपास का क्षेत्र शिवी जनपद कहलाता था और 327 ईसा पूर्व में सिकंदर के आक्रमण से अपनी सुरक्षा और अस्तित्व की रक्षा के लिए पश्चिमोत्तर सीमा से जो कबीले भारत की ओर बढ़े उनमें से मालवों, योधेयों और अर्जुनायनों ने राजस्थान को अपना क्रीड़ा स्थल बनाया। आर्य जन के रूप में मत्स्य जाति का उल्लेख सबसे पहले ऋग्वेद में हुआ है, जो इसकी प्राचीनता का परिचय कहा जा सकता है। शतपथ ब्राह्मण और कौशिक के उपनिषद में भी मत्स्य जन का उल्लेख मिलता है। शतपथ ब्राह्मण में ध्वसन द्वैतवन नामक एक मत्स्य राजा का उल्लेख मिलता है, जिसके द्वारा पंजाब में सरस्वती नदी के तट पर अश्वमेध यज्ञ किया गया था। कौशिक के उपनिषद के उल्लेखों से ये ज्ञात होता है कि विदेह के महान दार्शनिक राजा जनक के समय मत्स्य एक महत्वपूर्ण जनपद था। रामायण में भी मत्स्य जन का उल्लेख हमें मिलता है। प्रारंभ में सरस्वती नदी के आसपास का क्षेत्र मत्स्यों के प्रमुख क्रीड़ा स्थल माना जा सकता है, लेकिन कालांतर में जब सरस्वती, द्वती नदियों के कांठे रहने योग्य नहीं रहे तो यह स्थान निर्जन हो गया और यहाँ की जो आर्य और अनार्य जातियाँ थी वो उपजाऊ भूमि की खोज में पूर्व की ओर चल पड़ी। शतपथ ब्राह्मण में हमें इस पुराण का उल्लेख भी मिलता है और इस पुराण के अंतर्गत मत्स्य जन जयपुर के आसपास के क्षेत्र में आ बसे। महाभारत काल की अगर हम बात करें तो महाभारत काल में मत्स्य जनपद की गणना भारत के प्रमुख जनपदों में की जाती थी और इस काल में मत्स्य जनपद कुरु जनपद के दक्षिण में और सूरसेन जनपद के पश्चिम में था। ऐसा अनुमान है कि दक्षिण में इसका विस्तार चंबल की पहाड़ियों तक और पश्चिम में पंजाब में सरस्वती नदी के जंगलों तक था। इस प्रदेश में आधुनिक जयपुर, अलवर, धौलपुर, करौली और भरतपुर के कुछ भाग शामिल थे। महाभारत काल में मत्स्य जनपद का शासक विराट था और उसने जयपुर से 85 किलोमीटर दूर विराट नगर या बैराट बसाकर उसे मत्स्य जनपद की राजधानी बनाया और संभवतः इस काल में मत्स्य जनपद कुरु राज्य के अधीन या उसका मित्र राज्य था। महाभारत के अनुसार पांडवों द्वारा अपने वनवास का अंतिम अज्ञातवास का एक वर्ष छद्म रूप में राजा विराट के दरबार में ही व्यतीत किया गया था और महाभारत संग्राम में राजा विराट पांडवों के पक्ष में लड़ते हुए अपनी एक अक्षौहिणी सेना और बंधु बांधवों सहित मारा गया था। विराट की जो पुत्री थी उत्तरा, उसका विवाह अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु के साथ हुआ था और कालांतर में इन्हीं का पुत्र पांडव राज्य का उत्तराधिकारी बना। मत्स्य जनपद की शासन व्यवस्था की अगर हम बात करें तो मत्स्य देश की प्रारंभिक शासन व्यवस्था का स्वरूप निश्चित करना कठिन है, लेकिन शतपथ ब्राह्मण और महाभारत के विवरणों से एक बात स्पष्ट होती है कि मत्स्य महाजनपद में दीर्घावधि तक राजतंत्रात्मक शासन पद्धति ही अस्तित्व में रही होगी और इसकी जो शासन व्यवस्था थी वो वैदिक युगीन अन्य राजतंत्रात्मक जनपदों की भांति ही रही होगी। अगर हम
मत्स्य जनपद के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन की बात करें तो महाभारत से हमें पता चलता है कि मत्स्य देश के जो निवासी थे वो आध्यात्मिक दृष्टि से काफ़ी उन्नत और शिष्ट थे और वे लोग सत्य की रक्षा के लिए दृढ़ संकल्प के साथ सदैव तत्पर रहा करते थे। यहाँ के लोगों का जो जीवन था वो सुखी और समृद्ध था और समाज में स्त्रियों को एक सम्मानजनक स्थान प्राप्त था। यहाँ के लोग स्वादिष्ट और पौष्टिक भोजन के शौकीन थे और नाना प्रकार के साधनों से अपना मनोरंजन भी किया करते थे। चौपड़ और पासे खेलना, संगीत और नृत्य, घुड़सवारी और शिकार यहाँ के मनोरंजन के प्रमुख साधन थे। युधिष्ठिर राजा विराट के साथ चौपड़ खेला करता था और राजकुमारी उत्तरा को अर्जुन द्वारा नृत्य सिखाया जाता था। ईसा पूर्व दूसरी सदी में कथक शैली का प्रणेता मिहिर मत्स्य देश में ही हुआ माना जाता है। महाभारत काल के पश्चात के मत्स्य जनपद के इतिहास के संबंध में हमें अधिक जानकारी प्राप्त नहीं होती, लेकिन डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा का ये मानना है कि महाभारत के बाद कुरु आदि जनपद निर्बल हो गए और शक्तिशाली जनपदों की निर्बलता का लाभ उठाकर मत्स्य राज्य परिवर्तित हो गया और उसकी राजधानी विराटनगर की समृद्धि में वृद्धि हुई। वस्तुतः महाभारत युगीन आर्यों का संक्रमण काल संघर्षरत जनपदों का काल कहा जा सकता था और इस काल में सभी आर्य जनपद अपनी अपनी सीमाओं और राजनीतिक प्रभाव बढ़ाने के लिए प्रयत्नशील थे और संभवतः इसी प्रक्रिया के अंतर्गत मत्स्य जनपद ने पतनोन्मुख जनपदों के मूल्य पर अपनी शक्ति का विस्तार किया। लेकिन मत्स्य जनपद की ये जो स्थिति थी वो दीर्घ काल तक अक्षुण्ण नहीं रही और वस्तुतः इसी प्रक्रिया के चलते उसे भी अपनी रक्षा के लिए अनेक संकटों का सामना करना पड़ा। मत्स्य जनपद के निकट आधुनिक अलवर के कुछ भागों में शाल्व जाति रहा करती थी और सीमा संबंधी प्रश्नों को लेकर इन दोनों में प्राय संघर्ष होता रहता था। शाल्वों की तरह चैदी जनपद भी मत्स्य जनपद का एक पड़ोसी राज्य था और चूंकि दो पड़ोसी राजनीतिक शक्तियों में शत्रुता रहती है और इसी वजह से चैदी और मत्स्य जनपद में भी सदैव संघर्ष चलता रहता था। एक अवसर पर चैदी राज्य ने पूर्ण शक्ति के साथ मत्स्य राज्य पर आक्रमण कर दिया और इस आक्रमण में मत्स्य राज्य परास्त हुआ और मत्स्य जनपद चैदी जनपद में शामिल कर लिया गया। महाभारत में भी सहज नामक एक शासक द्वारा मत्स्य जनपद पर शासन करने का उल्लेख मिलता है, लेकिन सहज का जो तिथि क्रम है वो संदिग्ध है। ऐसा अनुमान है कि मत्स्य जनपद अधिक समय तक चैदी जनपद के अधीन नहीं रहा और कुछ समय बाद ही उसने अपना स्वतंत्र अस्तित्व फिर से प्राप्त कर लिया। लेकिन चैदियों के प्रभाव से मुक्त होने के कुछ समय बाद ही मत्स्य जनपद मगध की साम्राज्यवादी नीति का शिकार हो गया और मगध के सम्राटों ने भारत के अन्य जनपदों की भांति मत्स्य जनपद को भी जीतकर मगध साम्राज्य में निमज्जित कर लिया या मिला लिया। तो यद्यपि ऐतिहासिक साक्ष्यों के अभाव में ये निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि मगध के किस राजवंश के समय में मत्स्य जनपद उसके साम्राज्य में सम्मिलित हुआ, लेकिन अधिकांश जो विद्वान हैं वो इस विजय का श्रेय नंद वंश को देते हैं। 327 ईसा पूर्व में जब सिकंदर के आक्रमण हुए तो उनके प्रत्यक्ष प्रभाव से तो मत्स्य जनपद अक्षुण्ण रहा, लेकिन सिकंदर के आक्रमण ने अप्रत्यक्ष रूप से मत्स्य जनपद के लिए बहुत सारी नवीन समस्याएं भी उत्पन्न कर दी। सिकंदर के आक्रमण से पीड़ित होकर पश्चिमोत्तर भारत की अनेक मालव, शिवी, अर्जुनायन आदि आयुधजीवी जातियां जो अपनी वीरता और साहस के लिए प्रसिद्ध थी, अपने अस्तित्व और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए राजस्थान में आईं और अपनी अपनी सुविधानुसार यहीं पर बस गईं। चित्तौड़ और उसके आसपास के प्रदेश में शिवी बस गए तो मालव जाति ने अजमेर, टोंक और मेवाड़ को अपना निवास स्थान बनाया। इसी तरह अर्जुनायन अलवर और भरतपुर में बस गए और निश्चित ही इन नवीन राजनीतिक शक्तियों के आगमन से मत्स्य जनपद के प्रादेशिक विस्तार और राजनीतिक प्रभाव में कमी हुई होगी। कालांतर में मत्स्य जनपद की शक्ति का उत्तरोत्तर ह्रास होता गया और मालव व अर्जुनायनों की शक्ति में वृद्धि हुई। मौर्यों के शासनकाल में मत्स्य जनपद मौर्य साम्राज्य के
अंतर्गत था और मत्स्य जनपद की जो राजधानी थी विराटनगर या बैराट, उससे प्राप्त अशोक का शिलालेख और अन्य मौर्य युगीन अवशेष इस तथ्य की पुष्टि भी करते हैं। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि राजस्थान के मत्स्य महाजनपद द्वारा मगध साम्राज्य के उत्कर्ष तक प्राचीन भारतीय इतिहास के राजनैतिक और सांस्कृतिक पक्षों को प्रभावित करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया गया।